जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है हम उससे एमसीक्यू करेंगे। और देखिए अभी आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में नया सिलेबस आ चुका है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये पूरा एमसीक्यू का जो सीरीज है जो कि आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के सामने है और आप वीडियो को लाइक जरूर से करें। और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर जो है बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में जो है वो कोर्स चलाया जा रहा है और इस कोर्स में जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज कराया गया है डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसके अलावा आप फार्मेसी पॉइंट ऐप पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम की या फिर जो आपका कोर्स है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कोर्स जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे लाया गया है, चल रहा है। आप सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी जो है इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ। ठीक है, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है ये हमारा किसका ब्रांच है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स है ये हमारा ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स किसका ब्रांच है? फार्माकोलॉजी का ब्रांच है। फार्माकोलॉजी में क्या होता है? तो फार्माकोलॉजी में जो है वो हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उनके फार्माकोकाइनेटिक का अध्ययन करते हैं, हम उनके फार्माकोडायनेमिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी ड्रग्स हैं हम उनका जो प्रयोग है किन बीमारियों में कर सकते हैं, उनका असर क्या होता है, इसका जो अध्ययन है, इसकी जो स्टडी है हम उसे किस में करते हैं? फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में या फिर फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। ठीक है, तो जो इसका अध्ययन है उसे हम करते हैं किसमें? फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको थेराप्यूटिक्स भी आपको देखने को मिल रहा है। फार्मा का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है, तो ये भी जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है वो हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फार्माकोथेराप्यूटिक्स एंश्योर। तो जो हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स है ये क्या एंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग, जो भी आपकी ड्रग्स है उनका सही उपयोग किया जाए। रेशनल यूज ऑफ ड्रग, जो क्लिनिकल नीड है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग का यूज किया जाए। मिस यूज ऑफ ड्रग, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये इंश्योर करता है कि दवाओं जो भी आपके पास ड्रग है, दवाइयाँ, उनका उचित उपयोग हो और रैशनल उपयोग हो, तार्किक उपयोग हो। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स इंश्योर करता है प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग और रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला है इनहेंस मिनिमाइज सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो आपका यही है कि इनहेंस मिनिमाइज सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर मिनिमाइज नहीं रहेगा, इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। इनहेंस सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला है मैक्सिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए जो हमारा यहाँ पर फार्माकोथेराप्यूटिक्स है इसका ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो भी आपकी ड्रग हैं उनके साइड इफेक्ट को कम किया जाए, न कि ज़्यादा किया जाए। तो ये फार्माकोथेराप्यूटिक्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं?
फार्माकोथेराप्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव में जैसे कि दिया गया है टू अवॉइड मेडिकल एरर, ठीक है। तो मेडिकल या फिर मेडिकेशन एरर को कम किया जाए, अचीव थेराप्यूटिकल गोल, तो जो भी हमारा थेराप्यूटिकल गोल्स है हम उसको प्राप्त करें, अचीव करें, ठीक है। तो इनहेंस सेफ्टी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, टू अवॉइड मेडिकेशन एरर, अचीव थेराप्यूटिकल गोल्स, ये सभी जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स के। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया मैक्सिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का। अगर यहाँ पे लिखा होता मिनिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव था फार्माकोथेराप्यूटिक्स का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईबीएम, तो ईबीएम का जो है वो फुल फॉर्म क्या है? एसेंशियल बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ईबीएम का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है और ये स्टेटमेंट जो है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड इन डोजेस दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एट द लोवेस्ट कॉस्ट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो एक मरीज को जो है उसकी क्लिनिकल नीड के अनुसार उसको दवा मिले, सही डोजेस में मिले जो कि उसको रिक्वायरमेंट है, सही समय तक मिले, पर्याप्त समय तक मिले, कम प्राइस में मिले, ये किससे संबंधित स्टेटमेंट है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन से है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट से है, या फिर नन ऑफ दिस से है। तो ये जो है आपका रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन से संबंधित जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है कि एक मरीज को जो है उसकी क्लिनिकल नीड के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार सही डोज में उसको दवाइयाँ मिले, ठीक है, पर्याप्त समय तक मिले और लोवेस्ट कॉस्ट में मिले, कम दाम पे मिले, ठीक है। तो ये जो है वो आपका रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन से जो है संबंधित ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ एट लिस्ट 5 ड्रग डेली बाय एन इंडिविजुअल, तो अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कम से कम 5 दवा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन फार्मेसी, पॉली फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी या फिर मेडिसिन मिस यूज, तो इसे जो है वो हम पॉली फार्मेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। सिस्टमिक अप्रोच टू क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग विच अलाउ द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यू इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? पॉली फार्मेसी से रिलेटेड है, क्लिनिकल फार्मेसी से, मेडिसिन मिसयूज से, या फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से, ठीक है। तो ये जो है आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से संबंधित है। तो देखिए इसमें खुद एविडेंस लिखा गया है, रिसर्च एविडेंस, ठीक है। तो देखिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है और इसमें क्या होता है कि अब तक जो भी जो है अब तक रिसर्च हुई है किसी बीमारी को लेके, उसके ट्रीटमेंट प्लान क्या हैं, ठीक है, तो उनको तो देखिए उनको जो है फॉलो करके जो है, और साथ में पेशेंट की वैल्यू क्या है, पेशेंट क्या चाहता है, मरीज क्या चाहता है, क्लिनिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, अब तक रिसर्च क्या है, इन सभी चीज़ों को मिला के जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द, ठीक है, मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ऐसी दवाएं जो कि किसी पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करती हैं, उसे प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिसिन मिसयूज, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो इसे जो है वो हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ऐसी मेडिसिन जो कि सेटिस्फाई करती हैं प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो किसी आबादी की हेल्थ केयर जो नीड है उसकी प्रायोरिटी को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग, तो जब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? पहला दिया गया है डिजीज प्रीवेलेंस, ठीक है। देखिए अलग अलग देशों की जो है, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों की जो है वो अलग अलग एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है।
तो उसको बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के जो है वो बनाया जाता है। पहला है कि उस एरिया में, उस स्टेट में जो है कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पे होती हैं, ठीक है। अगला है एफिकेसी ऑफ मेडिसिन, जो भी दवाइयां हैं वो कितनी ज़्यादा प्रभावी हैं और वो कितनी ज़्यादा सेफ हैं, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। तो इन सभी बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है जब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट यानी कि EML को पब्लिश या फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट कंट्री हु प्रिपेयर इट्स फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो देखिए ऐसा कौन सा देश है जिसने कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है वो अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर किया था। ऑप्शन दिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया एंड तंजानिया। तो देखिए तंजानिया ऐसा देश है जिसने कि सबसे पहले जो है दुनिया में अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है उसको पब्लिश किया था और इसको जो है इसने 1970 में जो है इसे पब्लिश किया था, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है तंजानिया, ठीक है। तंजानिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर इट्स एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो आपका जो यहाँ पे तंजानिया है ये जो है, ठीक है, दुनिया का पहला देश है जिसने कि सबसे पहले जो है वो अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है उसको पब्लिश किया था। कब किया था अभी मैंने आपको बताया है 1970 में जो है वो किया था। तो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंडिया यानी कि भारत में, इन इंडिया हु प्रिपेयर एंड रिलीज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो भारत में जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM को प्रिपेयर और उसे रिलीज करने का जो काम है कौन करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDS को, ठीक है। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR एंड ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दिस। तो देखिए भारत के अंदर जो है जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है इसको प्रिपेयर करने का, इसको रिलीज करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR जो है वो करता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। या फिर अगर उसमें ICMR नहीं दिया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर लिखा गया है, तो वो भी जो है आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वॉज पब्लिश्ड इन। तो भारत का पहला नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को जो है कब पब्लिश किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए 1996, 1995, 98, 2000 जो है वो दिया गया है। तो देखिए भारत की पहली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को जो है 1996 में जो है वो पब्लिश किया गया था, ठीक है। 1996 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो देखिए भारत की जो पहली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है इसको 1996 में लाया गया। तो इसमें कितनी दवाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। 111, 289, 285, 312, ठीक है। तो देखिए पहली एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ इंडिया में जो है टोटल 279 मेडिसिन जो हैं उनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है STG स्टैंड फॉर। तो STG का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल ट्रीटमेंट गाइड, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, स्टैंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है STG इज ऑल्सो नोन एज। तो STG को हम और किन नामों से जानते हैं? तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है और इसे थेराप्यूटिक गाइडलाइन भी कहा जाता है। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर होगा वो यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज करेंटली इफेक्टिव। तो अभी आपका 2024 चल रहा है और इस समय जो है भारत में जो है कौन सी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो लागू है, ठीक है। 1996 वाली, 21 वाला या फिर 22 वाला। तो देखिए इस समय जो है वो नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है 2022 जो है वो आपका अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फोकस ऑन। तो जो हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है ये किस पे फोकस करता है? तो ये फोकस करता है दवाओं की सेफ्टी पे, उनके कॉस्ट पे और उनके एफिकेसी पे। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो आपका सही रहेगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस। तो इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो इटियोपैथोजेनेसिस में कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो है आपकी डिजीज क्यों हो रही है, उसका कॉज क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो ये तो आपका इटियोपैथोजेनेसिस है, ये वाला आपका ऑप्शन होगा नहीं। इटियोपैथोजेनेसिस जो है ये आपका दिया गया है, इटियोपैथोजेनेसिस ये है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स यूज्ड इन द डायग्नोजिंग डिजीज, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डिजीज है, ठीक है, उसके कौन कौन से जो हैं वो सिम्टम्स दिख रहे हैं डॉक्टर को, और उन सिम्टम्स को देख के जो है जो भी डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोसिस कर सकते हैं, दवाइयों को लिख सकते हैं, उसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज का मतलब क्या है, कॉज ऑफ डिजीज बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बिल्कुल नहीं, ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स यूज इन डायग्नोसिंग डिजीज बिल्कुल नहीं, डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट डिजीज, ठीक है। देखिए जब बीमारियों के उपचार में, उनके मैनेजमेंट में हम दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, ठीक है, आपने खाने में जो है आपने सॉल्ट लेना कम कर दिया है, आप तली भुनी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो ये सभी जो हैं वो आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आते हैं। और देखिए सर्जरी भी जो है वो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो है इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो दवाओं का प्रयोग नहीं होता है। तो जहाँ भी दवाओं का प्रयोग शामिल हो जाएगा वो आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाएगा, और जहाँ भी दवाओं का प्रयोग शामिल नहीं होगा वो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाएगा, अगर दवाओं का उसमें, ठीक है, अगर उसमें दवाओं को शामिल नहीं किया जा रहा तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और अगर उसमें दवाओं को शामिल किया जा रहा तो क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतने सारे एमसीक्यू जो है वो मैंने आपको करा दिए हैं, और इतने सारे एमसीक्यू जो है इस चैप्टर से बन सकते हैं या फिर बनते भी हैं, तो इतना जो है आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा। तो आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको इसी तरह आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।